जिंदगी के सफ़र में नहीं खाई ठोकरे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और नहीं टकराए गलतियों से तो सही को कैसे पहचानोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको भाई पुनीत आपका आधार मैथ इंडिया को स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ाने वाले वो 10th क्लास का लेसन नंबर 1, जिसमें चलने वाली वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं वैसे तो कौन सी होती हैं। वो मैं तो पिछली क्लासों में सब कुछ बता चुका हूँ आपको अच्छे से, फिर भी मैं अब यहाँ थोड़े से रूप में 2 लाइनों में उसको बता देता हूँ। वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वे सभी संख्या कैसी कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वे संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्या देखिए, छोटा सा बता देता हूँ वैसे, जैसे कोई भी माइनस की संख्या 2 है, या माइनस की संख्या 5 है, या प्लस की संख्या 5, यदि मैं इनका वर्ग कर देता हूँ, देखिए यदि इसका मैं वर्ग करता हूँ तो देखिए माइनस स्क्वायर जब हो जाता है -2 गुणा -2, इसका वर्ग का मतलब यही तो होता है, माइनस माइनस मिलकर क्या बना देते हैं, प्लस, और 2 दूनी क्या हो जाता है 4। क्या ये धनात्मक संख्या है? बिल्कुल है जी। अब 5 को देखते हैं, 5 बिस्तर के -5 गुणा -5, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब यही है, एक ही चीज़ को 2 बार रखने का मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस मिलकर क्या बना देते हैं, प्लस, और 5 पंजे कितने हो जाते हैं 25। क्या ये प्लस है? बिल्कुल है जी। इस तरीके से ये देखते हैं, प्लस का 5 है, 5 गुणा 5, प्लस के 5 के लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस, तो ये क्या बन जाता है 5 पंजे 25। क्या ये सभी धनात्मक संख्या है? और साथ में ही हम एक चीज़ और देखते हैं, यदि कोई संख्या रूट में होती है, रूट में यदि हम मान लें कोई संख्या हमारी, जैसे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या मान लेते हैं जैसे कि 4 है, अब इसका यदि हम वर्ग कर देते हैं, क्या रूट की संख्या भी हमारी धनात्मक संख्या आएगी या नहीं? तो देखिए रूट में जितनी भी संख्या होती है, इसका मतलब पहले तो वर्ग निकल जाएगा, इसका 2 × 2 रूट में है, ये इसका भी वर्ग है, और हमें पता है वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। देखिए वर्ग से वर्गमूल काट देते हैं, अंदर क्या बचा 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 हमारा आ रहा है। क्या ये धनात्मक संख्या है? हाँ जी बिल्कुल है। तो हम इन सभी को जान पाए कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर सबसे पहले। तो देखिए कौन कौन सी हमारी संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसमें बोला निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड की विभाजित विधि है, उसका हमें यूज करना है। तो उसको कैसे यूज करेंगे, हम कुछ इन क्वेश्चनों के साथ उसको अच्छे से जानेंगे वो क्या बोल रहा है। तो देखते हैं हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पर। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 135 और 225। एल्गोरिथम का नियम हमें बताता है कि उस संख्या को, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो इसमें देखिए हमें बताना है 225 को 135 से भाग देना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 225 डिवाइड बाई 135, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसे हम। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, इसको भागफल विधि के द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं। भागफल विधि किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे 225 को हमें 135 से भाग देना है। देखिए सब बच्चे इसको तो जानते होंगे किस तरीके से हम इसे करते हैं। देखिए तो हम इसको यहाँ पर सोल्व करने लग जाते हैं अभी। देखिए यदि हम इसको भाग देते हैं तो इसका मतलब है कि 135 का हमें टेबल पढ़ना है। टेबल पढ़ने के लिए हम पे 135 का टेबल थोड़ी आता होगा, पर हम इसको एक तरीके से देख सकते हैं। यदि 135 का मैं डबल कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 270। देखिए 100, किस तरीके से हम इसको टेबल को देख पाते। देखिए ये है 100 + 35, अभी तो ये 135 ही है। अब यदि मैं 100 का डबल कर दूँ कितना आ जाएगा 200, और 35 का डबल कर दूँ तो कितना आ जाएगा 70, और 200 और 70 को जोड़ के कितना आ जाता है 270। क्या ये 225 से ज़्यादा हो रहा है? इसका मतलब इसका टेबल हम 2 बार नहीं पढ़ सकते, इसका टेबल हम एक बार ही हमें पढ़ना पड़ेगा, एक आ जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 135। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। देखिए 5 से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जा सकता तो हासिल ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, कितने बच जाएंगे 9। इसका नियम हमें बताता है कि जो हमारा शेषफल आता है उस शेषफल से जो हमारा भाजक होता है उसको हम भाग करना होता है। इस विधि का में हमें ये बताया जाता है आगे के लिए। तो इसको क्या कर लेंगे, 135 को अब हम यहाँ तार लेते हैं, ठीक है ना। इसका यही ध्यान रखना है हमें। ये विधि कहती है कि जो हमारा शेषफल आता है उस शेषफल से जो भाजक है उसको भाग देना होता है। कब तक, जब तक वो कटता है। तो देखिए 90 का इसका टेबल पढ़ेंगे, 9 दूनी 90 दूनी 180, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये भी एक बार टेबल पढ़ा जाएगा 90। इसमें से इसमें को मैं माइनस कर दूंगा, 5 से 0 हो जाएगी 5, 3 में से 9 नहीं जा सकते तो हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 हो जाएंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 4, कितना आ जाएगा 45। अब 45, अब क्या बताया मैंने, शेषफल जो आता है हमारा, कितना आ रहा है शेषफल 45। जो शेषफल आता है, शेषफल से जो भाजक होता है उसको भाग देना होता है। हम इसको कहाँ तार लेंगे, हम यहाँ पर। कब तक करते हैं इस काम को, जब तक वह नीचे 0 ना आ जाए। तो कि 45 दूनी कितना, अब तो 45 से कट रहा है ना, ये 45 दूनी 90। क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? अब शेषफल कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर सोल्व हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा लास्ट में जो संख्या लास्ट में उस संख्या को काटती है, जो शेषफल हमारी इस भाजक को काटता है लास्ट में, तो वही हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए तो इसका हम एचसीएफ बताने लगे, हमसे कोई पूछे एचसीएफ क्या है इसका, तो हम क्या बताएंगे, इसका एचसीएफ 45 आ रहा है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस तरीके
से आप जान पाए होंगे। और इसको एक बार वीडियो को रोक के इसको करने की कोशिश करेंगे, फिर मेरे क्वेश्चन पे दोबारा से आएंगे जैसे मैं अब करा रहा हूँ। अब देखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी हम देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। देखिए इसको मैं क्या कर दूंगा 38220, इसको मैं किससे भाग देना है मुझे 196 से। 196 से भाग देने का मतलब ही क्या बनता है, इसको मुझे इससे भाग देना है। तो भाग देने के लिए देखिए यहाँ कितना है, पहले हम इतने अंक लेते हैं जितने कि ये होते हैं, जो एक बार या दो बार टेबल पढ़ने से हमारा आ जाए। तो देखिए 382 को हमें 196 से भाग देना है। तो 196 तो लगभग हमें लग रहा है 200 टेबल, तो हम इतना बड़ा जानते नहीं है। तो इस टेबल को नहीं जानते तो उसको हम कैसे अप्रोच लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में टेबल के द्वारा। तो देखिए यदि हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे का मान लेते हैं, यदि हम 196 का टेबल नहीं आता, यदि मैं इसको 196 को 200 मान लेता हूँ, 200 का तो टेबल आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे 200 दूनी 400, बहुत आसान है ना पढ़ना। इसी तरीके से यदि मैं इसका टेबल पढ़ता हूँ, देखिए 200 दूनी कितने हो जाते हैं हमारे 400, यदि दो बार टेबल पढ़ देता हूँ 400, ये तो 382 है। इसका मतलब ये इसका टेबल पढ़ने पर इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसको हम टेबल कितनी बार चलाएंगे, केवल एक बार। तो यहाँ मैं कितने लिख दूंगा, यही वाला वो लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर 196। तो 12 2 है, 2 में से 6 नहीं जा सकते, तो क्या करने वाले हम यहाँ पर सीधा सीधा हासिल ले लेंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 8 से 12, 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ कितने रह जाएंगे 8 की जगह 7, 7 रह जाएंगे, 7 में से 9 नहीं जा सकता, इधर हासिल ले लिया। तो कितने हो जाएंगे 17, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8, यहाँ 3 में से 1 हासिल लिया हुआ है, तो यहाँ कितने बचे हैं 2, 2 में से 1 जाएगा तो कितने बच जाएंगे 1। ठीक है, अब हमारा 2 बचा हुआ है। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले हमें इसको पूरे को सोल्व करना है। हमारा रूल तो मैंने बताया था कि इस वाले विधि में क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उसको भाजक से, उसको भाजक को भाग देना होता है। पर यहाँ हमारा शेषफल अभी पूर्ण रूप से आया नहीं है, जब तक इसी विधि को हम नॉर्मल विधि से ही करते हैं, जब तक कि शेषफल हमारा नहीं आता है। तो अभी तो ये संख्या बची हुई है ना, तो अब 2 तार लेते हैं हम, यहाँ पर 2 नोट कर लिया। अब 196 का टेबल हमें 1862 में पढ़ना है, जब तक कि 1862 ना आए। तो कैसे बता पाएंगे हम, देखिए मैंने आपको अभी छोटा सा तरीका बताया था कि इसका टेबल पढ़ने के लिए यदि हम इसको 196 ना मानकर इसको क्या मान ले, सीधा सीधा 200 मान लें। कितना मान लें 200। अब 200 का टेबल तो आपको सीधा सीधा पढ़ने में आ ही जाएगा। यदि मैं 200 की गुणा यदि देखो 10 में करता हूँ, सीधा सीधा सबसे आसान तरीका क्या है 1862 है, यदि मैं इसमें 10 की गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 2000। क्या 2000 से ज़्यादा है, ये कम है, कम है ना ये, तो इसका मतलब ये टेबल 10 बार तो जाएगा नहीं, हमें सीधा सीधा पता चल जाता है। इसका मतलब ये 10 बार तो जाएगा नहीं, 10 बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, देखिए 9 बार करके देखते हैं। 9 दूनी 18 और 2 जीरो को ऐसे ही चिपका देते हैं, जब भी कभी जीरो साथ में हो गुणा के, और यदि 9 की जरूरत पड़े तो इस तरीके से हम चिपका कर देख लेते हैं। क्या ये 1800 आ रहा है, हाँ जी 1800 इसके पास आ रहा है। इसका मतलब 196 को यदि हम 9 बार टेबल पढ़ते हैं तो हमारा क्या है, ये 1862 के लगभग आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब सीधी सीधी गुणा कर लेते हैं, इसमें इसके गुणा कर लेंगे। देखिए किस तरीके से गुणा करते हैं, 9 छिक्का 54 का 4, 54 का कितना आ रहा है 4, हासिल कितने लग जाते हैं हमारे 5, और 9 नीम 81, 81 और 5 कितने हो जाते हैं हमारे 86, 86 का 6 हासिल लग जाएंगे 8, 9 1 कम 9, 9 और 8 17। इस तरीके से हम टेबल को पढ़ देते हैं। इसको हम आसानी से देखते ही देखते इसको हल कर देते हैं आसानी से। तो देखिए इसको इसमें से इसे घटाना है अब, ठीक है। यदि 12 में से 4 जाएंगे कितने बच जाएंगे 8, क्योंकि हासिल लिया हुआ है। यहाँ 5 बचे, 5 में से 6 नहीं जा सकते तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, तो कितना बचेगा 15 में से 6 जाएंगे तो 9, तो कितना आ जाएगा 98। कितनी बार टेबल पड़ा हुआ था यहाँ पर 9 बार, ठीक है ना। अब 98 बचे हुए, अभी हमारी जीरो भी तो बची हुई है। तो जीरो जब बची हुई है हमारी, आप देख सकते हैं हम जीरो बची हुई है, तो जीरो के लिए क्या करेंगे, जीरो नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जीरो नोट कर लेंगे तो अब देखते हैं 98 में कितनी बार टेबल पढ़ा जा सकता है। तो देखिए 196 मतलब 196 का टेबल हमें 980 में पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, देखिए यदि मैं इसको फिर दोबारा से मैंने क्या कहा 200 के लगभग है तो 200 मान लूँगा। यदि 980 लाना है तो इसका मतलब यदि मैं 5 बार टेबल पढ़ूँ तो कितनी बार आ जाएगा इसका, 5 दूनी 10, 1000 आने वाला, 1000 से तो ये कम आ रहा है। इसका मतलब ये टेबल हमारा 5 बार ही पढ़ा जाएगा, 5 बार पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं कितनी कैसा पढ़ा जाएगा। तो इसको मैं 5 बार 196 में पढ़ लेता हूँ, 196 को 5 बार पढ़ देता हूँ। 5 30, 30 की 0 हासिल 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48 के 8 हासिल लग गए 4, 5 कम 5 और 4 9, 980 आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है 980। इस तरीके से हम छोटे से तरीके से इसको देख सकते हैं आसानी से करके। कितनी बार टेबल जाता है 9 बार, तो 5 बार जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बची आपकी बार शेषफल 0। तो शेषफल जब हमारा 0 बच जाता है तो ये प्रोसेस हो जाता है समाप्त। इसमें हमें एल्गोरिथम से कोई भी संबंधित इसका कोई रूल नहीं लगा है, जो हम सिंपल विधि से इसको यहाँ कर पाए हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे अलग नोट करके रफ पेज पर इसे करके देख सकते हैं आसानी से। इस तरीके से हम इसे बहुत ही आसानी से कर देंगे। यदि हम इसी तरीके से इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो कोई अंक ऊपर नीचे हो जाएगा और हम गलत कर देंगे सारा का सारा सवाल। तो ठीक है, तो हमारा इसमें एचसीएफ क्या आने वाला है, यदि जब 0 आ जाए शेषफल और कुछ ना बचे, हम कभी भाजक को शेषफल से भाग देने का मौका ना मिले, तो सीधा सीधा इसका आंसर ये होता है कि हमारा एचसीएफ जो है यहाँ पर हमारा 196 ही आने वाला है।
196 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम इस पर क्या करना है, देखिए अब हमें देखना है इससे इसको भाग देना है। अब तक क्या करा था हमने, पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग दिया था, पर यहाँ पर एलोगरिथम का नियम क्या बोलता है, यूक्लिड एलोगरिथम नियम बोलता है कि जो संख्या बड़ी हो, क्या है इसमें यहाँ पर बड़ी कौन सी है, कौन सी बड़ी संख्या ये, तो भाजक कौन सा होगा हमारा, भाजक जो है भाजक भाज्य से छोटा होगा और भाज्य क्या होगा बड़ा, तो ये बड़ा होगा इससे 255 से। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ 225 से 867 को भाग दे देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क में, इसको करना है आपको होमवर्क में। इसको मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर दिया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अब चलते हैं हम, तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, कोई भी वो प्लस या माइनस की संख्या हो सकती है, पर उसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वही पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक प्लस या माइनस की हो सकती है हमारी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो क्वेश्चन ने बोला है ए बराबर बताना क्या चाह रहा है, मैं ये बता देता हूँ आपको कि देखिए 6q+r, r क्या होता है हमारा, रिमाइंडर होता है, r4 ये रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है ये। पर इसमें बोला है कि 6q+r, यदि r बताएगा कि ये धनात्मक है या नहीं, इसका मतलब है एक धन पूर्णांक हो, देखिए वो प्लस का तो हो पर एक विषम संख्या हो, प्लस की क्या हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या जो हो, संख्या कैसी संख्या हो, प्लस की हो और वो कैसी हो, विषम, वो सम ना हो, ये चीज़ पूछना चाह रहा है, वो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं। तो देखिए इसमें इन्हें बता दिया है हमें, और हमारा जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है कि वो संख्या जो है हमारी, वो रिमाइंडर जो होता है 0 से, तो वो क्या होता है बड़ा या उसके बराबर, रिमाइंडर 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, और साथ में ही वो जो रिमाइंडर है वो हमारा भाजक से छोटा मतलब 6 से छोटा होगा। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हमें बता दिया गया है, ये हमारा निश्चित ऐसी होता है कि हमारा भाजक से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोला हुआ है, देखिए क्या बोल रहा है वो, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पर उस क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं अब। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 6q+0 कर देते हैं हम। तो क्या ये यदि किसी संख्या के मल्टीपल में 6 आ रहा है, क्या वो सम होगी या विषम, 0 का तो प्लस में कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, तो यदि जो संख्या 2 से कटती है वो सम, जो नहीं कटती है वो विषम, तो हम यहाँ सम और विषम के लिए 2 का यूज करेंगे। तो ये संख्या क्या 2 से कटेगी, देखिए यदि कोई भी संख्या है, जैसे कि हम देखिए 6 12 ले लेते हैं, यदि 12 हमारी 6 गुणा 2, क्या वो 2 से कटती है, हाँ। यदि 6 3 18, क्या ये 2 से कटती है, हाँ। जिस संख्या के मल्टीपल में हमारा 6 आ रहा है वो हर एक संख्या हमारी 2 से कटेगी, यदि उसका शेषफल कुछ ना बचे, ठीक है ना। तो पर यहाँ शेषफल हमारा 0 है, तो इसका मतलब क्या है, 6q हमारी 2 से विभाजित है, तो ये क्या संख्या कैसी हो जाएगी, ये सम। मैं यहीं लिख देता हूँ इसको भी, ठीक है ना। और 6q+1 रिमाइंडर कितना है हमारा, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, ये क्या है हमारी नंबर संख्या, ठीक है ना। तो यदि रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, किसी भी संख्या को यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या संख्या हमारी पूरी कट जाएगी। पर यदि रिमाइंडर 1 आ रहा है तो क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ, 2 से विभाजित नहीं है, तो संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, विषम, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और यहाँ आप मन लगाकर इसको अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे। यदि ये ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं बहुत ही ज़्यादा। 6q+2, यदि मैं यहाँ 6q, यदि किसी संख्या को पूरी, ये तो संख्या 2 से कटेगी, ये तो निश्चित है। अब आप ये समझ गए होंगे, यदि कोई मल्टीपल में 6 के मल्टीपल में कोई भी संख्या आती है तो वो तो 2 से कटेगी। यदि उसमें सम जोड़ा जाता है तो वो 2 से फिर भी कटेगी, यदि विषम जोड़ा जाता है तो नहीं कटेगी। तो इसका मतलब क्या है, 2 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित है, ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित, तो कैसी हो जाएगी संख्या, सम हो जाएगी निश्चित ही। अब 6q+3, हमने यहाँ पर जो रिमाइंडर है आप आ रहे, रिमाइंडर क्या क्या लिए हैं, 0 1 2 3 4 और 5, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से ही कम होंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर हमने अब यहाँ पर ये इनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो 6q+3, अब यदि 3 आ रहा है तो क्या लिख देंगे हम, 2 से विभाजित नहीं है, तो कैसी संख्या हो जाएगी, विषम,
ठीक है ना। तो हम इन चीज़ों को तो अच्छे से समझ पाए हैं। और यहाँ पर अब हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है, 6q + 4 तक। तो यहाँ 2 से क्या, देखिए यदि सम आ रहा है तो क्या करेंगे, 2 से विभाजित है तो संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, सम। ठीक है। और 6q + 5 आ रहा है तो क्या कर देंगे, यदि 5 आने का मतलब विषम संख्या जुड़ रही है यदि किसी 6 के मल्टीपल में, तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से विभाजित नहीं है तो संख्या कैसी हो जाएगी हमारी, विषम। तो उसने पूछा क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी संख्या धनात्मक पूर्णांक ये 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 हो सकती है, ऐसी संख्या। तो अब हम क्या बताएंगे, यहाँ पर हमें यही चीज़ यहाँ बता देनी है कि कौन कौन सी संख्या हमारी दो सम है या विषम। तो देखिए यहाँ हम कौन कौन सी बता देंगे, यहाँ मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये तीनों तो क्या है हमारी, विषम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है। और इसी के साथ हम क्या कह देंगे, 6q, ठीक है, 6q + 2, 6q + 4 संख्या कैसी हो जाएंगी, ये हमारी, ये संख्या कैसी हो जाएंगी, ये हमारी सम संख्या हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हैं। तो हमारा आंसर इस तरीके से इन क्वेश्चनों का हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें चुटकियों में आप हल कर देंगे, पर हमारा ये जो हमने लिख कर बताया है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। पर यदि आपके स्कूल में इसको नीचे जिस तरीके से लिखने को बोला जाए इस आंसर को, आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी ये काम तो आपको वहाँ करना ही करना है। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये 3 में क्या बोला जा रहा है तो देखते हैं। 3 को मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि 3 क्या बोल रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कि इसमें 2 टुकड़ी बना रहा है वो, जो 32 स्तंभों वाली जो 32 लाइनें हैं उसमें उनको जो 616 सदस्य हैं उनको बराबर बराबर बांटना है। तो इसने पूछा है कि उसमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या मतलब लाइनों की अधिकतम संख्या क्या होगी यदि जिसमें एक में 32 सदस्य लगाए जाएं। क्या कहने का मतलब है मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर। उसका कहने का थोड़ा सा ये मतलब है कि 616 डिवाइड बाई 32, बस इतनी सी बात, इतने बड़े उसमें उन्होंने बोली है। आप यदि इसको समझ जाओ तो ये बहुत ही आसान है। तो देखिए इसने बोला है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च करना। स्तंभों की संख्या मतलब कि हमने हमारे 616 सदस्य हैं, हमने ऐसी हमने काफ़ी सारी लाइन, कितनी लाइन बन सकती है जिसमें एक में 32 हो, इसमें भी 32 हो, इसमें भी 32 हो, ऐसी 32 की हमें लाइन बना देनी है। अब ये कह रहा है एक लाइन में 32 हो तो कितनी लाइन इसमें बन जाएंगी और उसमें कितने सदस्य आ सकते हैं। तो देखो इसमें कहने का मतलब इसका सीधा सीधा यही है कि इसका उसने SCF पूछा है। इसके द्वारा इस काम को करने के लिए उसने क्या पूछा है, इसका इससे SCF हमें फाइंड करना है, फाइंड द SCF। तो SCF फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बहुत ही आसानी से बता दिया है। हम इसमें यूक्लिड का एल्गोरिथम को अपनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से हम उसको करेंगे। यदि मैं यहाँ 616 ले लूँ और इधर जो है क्या है 32 से इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना आ सकता है। तो 32 दूनी आपको पता होगा 64 होते हैं, पर यहाँ तो हमारा 61 है। तो हमने क्या, तो भाग का नियम कहता है कि संख्या कम हो जाए पर ज़्यादा ना हो, या उसके बराबर तो आ नहीं रही, ज़्यादा आ रही है, या कम तो कम वाली ले लेते हैं। तो 32 से कम 32 कर सकते हैं ना। तो 1 में से 2 जाएंगे नहीं, तो हमने क्या ले लिया हासिल 11 में से 2 जाएंगे तो 9। ठीक है, 9 यहाँ पर कितने बचे 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2। अब यहाँ कितना बचा हुआ है हमारा, 1 अंक बचा हुआ है तो उसको ले लेते हैं यहाँ पर। और यदि 1 अंक यहाँ बचा हुआ है, हमारे एल्गोरिथम नियम क्या बोलता है भागफल विधि की, जो शेष भागफल आता है भागफल को शेषफल भाग देगा। पर अभी तो हमारा शेषफल यहाँ आया ही नहीं है, इसलिए एक बार हमें इसको सिंपल तरीके से और करना होगा। तो देखिए इसका पढ़ा इसमें पढ़ना है 32 का, कितनी बार पढ़ा जा सकता है। यदि हम 32 को देखें, 32 को यदि हम 30 मान सकते हैं, 30 मान लेते हैं। यदि 30 को यदि मैं कितनी बार पढ़ूँ जो हमारा 3 धाम 30 आ जाए, तो इतना तो आ रहा है, ये तो ज़्यादा आ रहा है 3 का, 3 धाम 30 करने पर तो ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसको
क्या करेंगे 90 ले लेते हैं, 30 बिट ना लेके 90। यदि मैं 90 ले लेता हूँ तो 3 27 270 आ रहा है, इसके कम आ रहा है, इससे ज़्यादा। इसका मतलब हमारा 9 बार टेबल 32 का पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 32 का टेबल देखिए 9 बार पढ़ लेते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लग जाएगा 1, 9 3 27 और 1 28। या हमने आसानी से जान पाए कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पढ़ सकते हैं। यदि हम इन चीज़ों को जान जाएंगे तो हमें आसानी से पता करने की, इस तरीके से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम 9 से पढ़ें 8 से, सीधा ही बता देंगे भाई 9 3 27 होते हैं और 9 वो 3 धाम 30 होते हैं, ज़्यादा है तो कम वाला ले लेते हैं आसानी से, तो ये हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूलों को याद रख पाते हैं तब। तो देखिए 6 में से 8 चले जाएंगे, बिल्कुल जा ही नहीं सकते। हासिल लिया 16, 16 में से 8 जाएंगे 8, 8 यहाँ 9 में से हासिल लिया हुआ तो यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, और 2 में से 2 जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो इसका मतलब 0 8 8 बचा है हमारा। यहाँ कितनी टेबल जा चुका है 90। अब हमारा ये शेषफल बच गया, यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं बची यार, शेषफल को हमें यहाँ खत्म करना है। तो यूक्लिड की हमें एल्गोरिथम का नियम अपनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, अब हम शेषफल से भाजक को भाग दे देंगे। देखिए 8 चौक 32, क्या यहाँ शेषफल 0 आ गया है, शेषफल 0 आ गया है। तो इसको मतलब जो लास्ट वाला हमारा जो भाजक बनता है, हमारा जो शेषफल भाज्य बन जाता है वही हमारा क्या हो जाता है यहाँ SCF। तो SCF हम क्या बता पाएंगे यहाँ पर, SCF कितना हो जाएगा हमारा 8, और 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, 8 ही क्या हो जाएगा हमारे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 8, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से जान पाएं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि 4 हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में का होता है। तो इसमें हमें बताना है कि यदि हम यहाँ x को क्या ले, यदि यहाँ x को यदि एक धन पूर्णांक संख्या मान ले, क्या मान ले, माना हम x को कोई धन पूर्णांक मान ले, माना x कोई धन पूर्णांक संख्या है, और जिसे इसको क्या करना, इसको 3q या 3q + 1, इसको क्या कर सकते हैं हम 3q प्लस, हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं। जबकि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, यदि x² को कोई धन पूर्णांक है तो हमें क्या करना है, इसको 3q, इसका x² को 3q और 3q + 1 के रूप में सिद्ध करना है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है, x² को 3q और 3q + 1 के रूप में सिद्ध करना है। इसे तो हमने माना हुआ है क्योंकि हमें इसमें दिखाना है, पर इसको हमें इसमें रूप में सिद्ध करना है। और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब देखते हैं। यदि x को मैं यहाँ पर, क्योंकि एक धन पूर्णांक है, x को यहाँ मैं 3q मान लेता हूँ, 3q मान लेता हूँ। 3q को मानने के बाद अब क्या करना है हमें, यदि मैं यहाँ 3q मान रहा हूँ, अब बताओ यदि मैं इसका नीचे वर्ग कर दूँ, क्या दोनों पक्षों का वर्ग कर दूँ, क्या कर दूँ वर्ग, इनको यदि मैं वर्ग कर दूँ, करने पर वर्ग कर देता हूँ इनका मैं, देखो x² हो जाएगा और 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, 3 3 9, और इसका क्या लिख देंगे हम 3q, क्या लिख देंगे हम इसे q की पावर स्क्वायर। पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ और भी इसको लिख सकते हैं हम 3 × 3q का स्क्वायर। यदि इसको पूरे को मैं यहाँ m मानूँ, m इसको क्या मान लिया मैंने m, ठीक है। इसको यदि मैं m मान लेता हूँ तो अब हमारा क्या होने वाला देखिए, और इसको मैंने यहाँ पर क्या मान लिया m, ये क्या हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाती है। अब देखते हैं समीकरण नंबर 2 की तरफ। यदि मैं x² है यहाँ पर हमारा, क्या है हमारा यहाँ x² की, यदि मैं अब x की जगह x की क्या 3q + 1 रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ 3q + 1। अब मैं इसका क्या करना है वर्ग कर दूँ, क्या कर दूँ वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ तो x² हो जाएगा, ये 3q + 1 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दिया हमने दोनों पक्षों का। ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे धन पूर्णांक इसे सिद्ध करना है x² के रूप में। तो x² तो यहाँ ये आ गया, इसको क्या लिखूंगा मैं, ये क्या बन जाता है, देखिए आपने a+² का फॉर्मूला तो देखा होगा। तो इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम किस तरीके a² + b² + 2ab इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख, सेम चीज़ ये है, देखो a इसे मान लेते हैं, b इसे मान लेते हैं, क्या है ये a और ये b। तो इसके रूप में हम मान के इसके फॉर्मूले के तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए a² का मतलब है 3q का
स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बाकी क्या है 2a और b 3q गुणा में 1। इस तरीके से हम इसे लिख देते हैं। ये इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखते हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि प्लस में ही होती है। इन दोनों को हम एक ही मानते हैं, कभी बच्चे को इसको अलग मानने लगे या इसको अलग, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। तो देखिए इसको भी हम यहाँ देखें तो इसको देखो मैं यदि इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, क्या रहा ये 3 तिया 9 q का स्क्वायर 9 q का स्क्वायर प्लस ये क्या 2 तिया 6q प्लस हमारा क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। यदि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो क्या करेंगे अब इसमें से यदि मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर इसको यहाँ ले जाते हैं नीचे ना बढ़ाने कर। देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, यदि मैं इसमें 3 को कॉमन ले लेता हूँ को, क्योंकि हमें 3m + 1 दिखाना है ना, तो 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2q प्लस 1। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये जो हमारा ये है यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको यहाँ लेके आ गया हूँ मैं। देखिए 3q का स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लिया हमने, को m माना, इसको भी क्या मान लिया हमने m, इसकी जगह क्या रख दिया हमने m रख दिया। यदि इसकी जगह मैं m रख देता हूँ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3m + 1। क्या ये हमारा समीकरण सिद्ध हो रहा है, ये समीकरण 2 हो जाती है। क्या हो जाती है 2, ये समीकरण 1 थी। तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि इससे हमें क्या पता चला है कि समीकरण 1 और 2 से पता चला कि x स्क्वायर जो हम किसी पूर्णांक का वर्ग करते हैं 3m और 3m + 1 ही आता है। इससे हमें क्या पता चला कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक का m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 ही होगा। तो इसे हम जान पाएंगे अच्छे से और इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से हमें ये सीरीज वाइज उतारना है। ये सबसे लास्ट का पोर्शन है और ये केवल समझाने वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा समझाने वाला ही पोर्शन है जिसको मैंने यहाँ से आपको बता दिया था। तो अब हम इसको अच्छे से समझ पाए हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 का रूप का होता है, जहाँ हमारा हमने माना है x एक पूर्णांक है। क्या है, x एक पूर्णांक है। तो x के बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए x एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा यहाँ 3q और 3q + 1 और 3q + 8 के रूप में इसे लिखा जा सकता है पूर्णांक के रूप में। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, x के बराबर में हम यदि 3q लिख दें और उसको अब क्या करना पड़ेगा, घन करने पर x की तो क्यूब हो जाएगी हमारी और 3q की भी क्यूब हो जाएगी। और 3q की क्यूब होने का मतलब ये क्या है, हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं और 3 और क्या हो जाएगी q की क्यूब। तो यदि हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि हमें तो ये 3m के रूप में बनाना है तो 3 को तो हम एक अलग रख देंगे, ठीक है ना। 3 तिया 9, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9, 3 हमारा अलग, 9q का क्यूब, 9q की क्यूब, x की क्यूब आ रही है ना क्योंकि। तो यदि x की क्यूब इसके बारे में, इसके लिए क्या मान सकते हैं हम, इसको क्या मान लेंगे हम m मानने पर, इसको m माना हमने तो अब क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर 3m लिख दिया इसके मैंने और x की क्यूब के बराबर में के पूर्णांक के बराबर में क्या 3m। उसी तरफ यदि हम यहाँ x के बराबर में 3q + 1 रख दें और इसका क्या कर दें, घन कर दें, क्या करने पर घन, तो ये भी x की क्यूब हो जाएगी, 3q + 1 इसकी भी क्यूब हो जाएगी। और क्यूब करने के बाद हमारा क्या आता है यहाँ पर, तो ठीक है 27 क्या आता है 27q की क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q + 1 ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से मुझको क्या लेना है, इसमें से इसको अलग कर देना, 3 को कॉमन ले लेना। देखिए 27 9, इनमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं 9, क्योंकि मुझे इसमें m बनाना है तो मैं यहाँ 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या रह जाएगा 9q का क्यूब प्लस 27 में से 3 9q का स्क्वायर, क्या रहेगा 9q का स्क्वायर और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा 3q + 1। इसको हम एक हिस्सा मान लेते हैं पूरे को जिसमें से कॉमन लिया था। कॉमन वाला जो हिस्सा इसको क्या मानना है हमें, m मानने पर। इसको यदि m मान लेता हूँ मैं तो क्या 3m + 1 और यहाँ x की क्यूब क्या ये हमारा इस तरीके का हमारा जो पूछा था वही बात हमें यहाँ सिद्ध होकर मिल रही है। हाँ जी, तो 9m + 8 के रूप में हमने इसे यहाँ सिद्ध या परिणाम कर दिया है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा है सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे और आगे भी इस तरीके से क्वेश्चनों को देखते रहेंगे। तो आगे की क्लास के लिए हम जानेंगे
एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के विदा लेते हैं, चलते हैं। जय हिंद।